हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज फिर से हाजिर है लेकर आपके सामने टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज जो है। और बीच में हम एक दिन के लिए इसको रोक दिए थे, इसीलिए कि बीच में वो जो है परसेंटेज का हम लोग का चल रहा था टॉपिक, उसको भी आगे लेकर जाना था। तो आज फिर से आपके सामने लेकर हैं। और पिछले क्लास में जो भी क्वेश्चन किए थे टॉप 100 क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन टोटल 45 नंबर तक हम लोग ने कंप्लीट कर चुका था। आज फिर आपके सामने क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से जितना क्वेश्चन संभव हो सके उतना कराऊंगा। तो देखिए, आज 46 नंबर क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन जो है ना, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसको भी वही तरीका जो आपको बताते हैं, एकदम बेसिक थॉट के साथ बनाना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, बोल रहा कि एक दुकानदार है, कुछ वस्तु जो है ना 1 रुपया में 3 की दर से और उतनी ही वस्तु 1 रुपया के 4 की दर से खरीदा, ठीक है ना। और सभी वस्तु को फिर मिलाया, उसके बाद मिलाने के बाद उन सभी वस्तु को 1 रुपये के 3 की दर से मेरे भाई बेच दिया, ठीक ना। तो पूछ रहा है इस प्रोसेस में जो है ना, उसको प्रतिशत लाभ क्या हुआ या फिर हानि क्या हुआ, वो बताइए। लाभ हुआ या हानि, तो हुआ तो कितना प्रतिशत हुआ। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना मेरे भाई, मैंने बताया था 1 रुपया में इतना की दर से, 5 की दर से, 8 की दर से देगा। तो आपको बताया था ना, उसका फंडा क्या करना है कि ऊपर रुपया ऊपर में रखना है, दर जो है नीचे में रखना। नहीं तो फिर दूसरा देखिए, आपको देखिए 1 रुपया में 3 की दर से बेच रहा, मतलब 1 रुपया में मेरे भाई 3 वस्तु दे रहा हूँ। बोलिएगा हाँ जी, 3 वस्तु दे रहा हूँ। और एक वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा मेरे भाई। एक वस्तु का कीमत 1 रुपये में 3 वस्तु दे रहा हूँ, तो एक वस्तु का कीमत बोलिएगा 1/3 रुपया हो जाएगा ना। अब इतना ये खरीदता है, ठीक है ना। ये सीपी है ना, ये सीपी है, ठीक। एक सीपी इतना एक कुछ वस्तु खरीदता है, फिर इतना ही वस्तु जो है ना 1 रुपये के 4 की दर से, फिर 1 रुपया में जो है ना वो अभी 4 वस्तु खरीदता है, ठीक। तो एक वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा। एक वस्तु का कीमत यहाँ 1/4 हो जाएगा, 1/4 रुपया। अब 2 बार है ना वो खरीदता है, एक बार 3 की दर से, एक बार 4 की वस्तु है, सेम संख्या में वस्तु, उतने ही वस्तु। अब देखिए जो है ना, बेचता कितने हैं मेरे भाई। तब बेचता देखिए 1 रुपया के 3 की दर से, यानी फिर वही होगा 1 रुपया में 3 वस्तु बेचेगा, तो एक वस्तु बेचने के लिए उसको 1 रुपया 1/3 रुपया लगेगा, 1/3 रुपया लगेगा एक वस्तु को बेचने में, ठीक है ना। इतना लिख देता हूँ, ये वस्तु को बेचने में लग रहा, मतलब सेलिंग प्राइस ये है। बोलिएगा हाँ, सेलिंग प्राइस है। अब देखो मेरे भाई, ये 3 चीज पकड़ो। देखो, ये है ना, और ये है, ये 3 चीज पकड़ो। अब देखो, ये तीनों को क्या करोगे ना, जितना हम खरीद रहा हूँ उतना, जितना हम बेच रहा, इन तीनों के डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम ले लोगे। हर का जो एलसीएम आएगा उतना मान लेना है वस्तु खरीदता है, ठीक है ना। तो 1/3, 1/4 और 1/3, इन तीनों में, तीनों के यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना होगा। तो बोलिएगा 3, 4 और 3 का एलसीएम 12। अब मान लेते हैं कि जो है 12 वस्तु खरीदता है, 12 वस्तु खरीदता है, 12 वस्तु। अब देखिए क्या करना है, इस 12 को मल्टीप्लाई करना है, इस भिन्न में, इस भी भिन्न, ये भी भिन्न में। तो यहाँ पर 12 वस्तु यहाँ पे भी खरीदेगा, यहाँ पे भी 12 वस्तु खरीदेगा, क्योंकि से उतना ही वस्तु बोल रहा है ना। तो वस्तु यहाँ 12 खरीदेगा, तो यहाँ भी 12 ही खरीदेगा। बोल रहा क्वेश्चन में उतना ही वस्तु खरीदना है। तो 12 वस्तु खरीदने के लिए, एक वस्तु के लिए 1/3 रुपया लग रहा है, तो 12 वस्तु की खरीदने के लिए कितना लगेगा। तो 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 रुपया लगेगा।
अब ध्यान से देखते जाइएगा, 4 रुपया लगेगा मेरा भाई, ये भी सीपी हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इधर लिख देता हूँ, एक वस्तु खरीदने के लिए उसको कितना लग रहा, 1/3, तो 12 वस्तु खरीदने के लिए लग जाएगा 1/3 गुने 12, ठीक है ना, 4 रुपया लग रहा, ठीक है ना। अब फिर दूसरा वही उतना ही वस्तु, 12 वस्तु ही खरीदता है मेरे भाई, लेकिन अब यहाँ पे एक वस्तु का कीमत जो है 1/4 है, तो 12 वस्तु का कीमत यहाँ पर सीधे लिख देते हैं मेरे भाई 3 रुपया, ठीक है ना। अब समझ जाइएगा। अब देखिए, एक इतना में खरीदता है तो जो है 12 वस्तु खरीदता है तो 4 रुपया लगता है, फिर दूसरा बार में 3 रुपया उसको लगता है। और देखो मेरे भाई, तो टोटल कितना लगता है, बोलिएगा 7 रुपया लगता है, ये खरीदने में उसको लग जाता है, सीपी टोटल लग जाता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये सब जितना कर रहे हैं ना, ये करने का जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए हम ये किए हैं। आप एकदम देखिएगा, सिर्फ फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तुरंत कट से नहीं आ जाएगा। देखिए, अब ये खरीदता है तो टोटल 7 रुपया लगता है, अब बेचता है मेरे भाई 1/3 रुपया लगता है, एक वस्तु को 1/3 रुपया, ठीक ना। तो कितना वस्तु को बेचेगा, खरीदा है कितना वस्तु को, बोलिएगा 12, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, 12 वस्तु नहीं खरीदा है, 12 वस्तु यहाँ पर खरीदा, 12 वस्तु यहाँ पर भी खरीदा है, ठीक है ना। इसमें भी 12 वस्तु खरीदा है, इसमें भी खरीदा है 12 वस्तु, उतना ही वस्तु, यानी 12 वस्तु पहले खरीदा, फिर उतना वस्तु फिर इसके इतने रेट से खरीदा, तो टोटल 24 वस्तु खरीदा ना। तब बेचेगा तो भी 24 वस्तु बेचेगा ना, तो एक वस्तु बेचने के लिए उसको 1/3 लगता, 24 वस्तु बेचने के लिए बोलिएगा कितना लगेगा, तो 8 रुपया, 8 रुपया लगेगा ना 24 वस्तु को, बस। अब खरीदता है तो टोटल 7 रुपया लगता है अलग अलग रेट से, ठीक है ना, और बेचता है तो 8 रुपया लगता है। तो क्या लगता है, खरीद रहा 7 रुपये में, बेच रहा 8 रुपये में, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस, बोलिएगा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा मेरे भाई, ये अंतर है जो 8 और 7 का अंतर, एक प्रॉफिट होगा जब भी, तो हमें नीचे वाला वैल्यू लेना है 7, छोटा वाला मतलब, ठीक है ना, इंटू 100, तो इसको हम कर देंगे 14 सही 2/7% लाभ हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। इतना इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। और देखिए, आपको लगता होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत इजी है मेरे भाई, बस कुछ नहीं करना, 1/3 करना, 1/4 करना, 1/3 कर देना, एलसीएम ले लेना, और यहाँ पर ध्यान देना, इसका जो है ना, इन दोनों वस्तु का डबल होगा, बेचेगा तो 12 वस्तु उधर बेचा, 12 वस्तु इधर बेचा, 24 वस्तु बेचा ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लोग 12 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, गलत आंसर आ जाता है, तो इतना इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई ये समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको इसका ट्रिक ही दे दूँगा, ठीक है ना। लेकिन ट्रिक थोड़ा सा याद करना पड़ जाएगा, और हम नहीं चाहते कि आप याद करें, कोई भी चीज़ को एकदम आसानी से, एकदम सिंपल अपनी भाषा में, अपनी थॉट के साथ सॉल्व करें क्वेश्चन को, ठीक। अब मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार जो है ना, किसी वस्तु को खरीद कर 10% हानि पर बेचा, ठीक। यदि वह उस वस्तु को जो है 20% कम में खरीदता और उसे 55 रुपये अधिक में बेचता, तो उससे कुल जो है 40% का लाभ होता, 40% का प्रॉफिट होता। तो पूछ रहा उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लें। तो देखिए मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन आया ना, पहले इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। तो देखिए, बस वही हम लोग का कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक कूल माइंड के साथ सोचना है और बना देना है क्वेश्चन। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100 मानकर चलते हैं, मान लेते हैं सीपी मेरे भाई वो 100 होगा, ठीक है ना, ठीक 100। अब बोल रहा है कि दुकानदार किसी वस्तु को खरीद कर 10% हानि पर बेचता, मान ले दुकानदार का कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपया है, वो 100 रुपये में खरीदता है,
और इसको 10% हानि पर बेचता है, 10% मेरे भाई हानि पर बेचता है, तो ये 90 रुपये में बेचता है, ठीक है ना, 100 के सामान 90 रुपये। तो बोल रहा है यदि वह उस वस्तु को 20% कम में खरीदता, यानी 100 रुपया में वो खरीदता है लेकिन वो 20% कम में खरीदता, यानी कि 20% कम में खरीदता मतलब 80 रुपया में वो खरीदता, 100 के सामान 80 रुपये में खरीदता, और उसे 55 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे जो है ना मेरे भाई 40% का लाभ होता। और कब? जब वो 20% में खरीदता, 20% कम में खरीदता, तो 20% कम में खरीदता मेरे भाई 80 रुपया में ये खरीदता, तो लाभ जो होगा इसी पर होगा ना 40%, यानी इसके लिए जो खरीद रहा है, यानी सीपी अब ये हो गया दुकानदार के लिए। बोल रहा है 20% कम में खरीदता और उसे 55 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता, यानी 20% कम मतलब 80 रुपया में खरीदता दुकानदार। अब दुकानदार के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया, तो उसके बाद 40% का लाभ होता है, यानी यही कॉस्ट प्राइस पे लाभ होगा 40% का, तो इसका 40% लाभ निकालेंगे तो 140/100 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कट कीजिएगा तो 14 × 8 112। अब देखो मेरे भाई 10% जब हानि पर बेचता तो 90 में बेचता। अब ये 80 जब इसका सीपी होता है दुकानदार का 20% कम में खरीदने के बाद, और इस पर 40% जो है लाभ होता, तो 112 रुपये में बेचता है। अब देखो बोल रहा है उसे 55 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे इतना % लाभ होता। अब देखो मेरे भाई ये इसका क्या है? एसपी है, ये भी क्या है? एसपी है। अब यही बोल रहा 55 रुपये अधिक में बेचता, तो उससे 40% का लाभ होता, यानी ये बेचता, यही दोनों बिक्री मूल्य का अंतर कितना हो जाएगा? बोलिएगा 22, यानी 22 ही तो 55 के बराबर है ना। बिक्री ये बेच रहा है ना 55 रुपये अधिक में, यही कारण बेच रहा है। जब 10% कम में खरीदता है 90 रुपये में खरीदता है, और जब इस 100 रुपया के चीज़ 20% छूट के साथ 80 में खरीदता है, तो इसी 80 पर यानी नया सीपी पर उसको 40% लाभ होता है, मतलब 112 रुपया में बेचता है, तब जाकर 40% लाभ होता है इस पर। तो यही दोनों के एसपी के बीच का अंतर ही जो 22 होगा ये 55 के बराबर होगा। 55 इसी के कारण नहीं आया, 55 रुपया अधिक में बेचता, तो यहाँ पर क्या हो रहा 22 के वैल्यू आपके पास 55 है, तो कॉस्ट प्राइस पूछा है मतलब 100%। 100 का मतलब क्या होगा? तो 100 का मतलब हो जाएगा 55/22 × 100, 2 11 5 11, ये 50 बार में काटेंगे तो टोटल आ जाएगा 50 × 5 = 250 रुपया, ठीक है ना। समझ में आया? बस इस क्वेश्चन को ऐसे करना, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बन जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है और पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना मेरे भाई। एक और क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 48 है। देखिए आपके सामने 3% दे दिया है, ठीक है ना, और वो आपसे पूछ रहा है समतुल्य बट्टा निकालने के लिए। समतुल्य बट्टा का मतलब है कि टोटल जो है ना छूट, डिस्काउंट आपसे पूछ रहा। देखिए कोई वस्तु पर पहले 30% छूट दिया, फिर 20% दिया, फिर 10% दिया, ठीक है ना। तो पूछ रहा उस वस्तु पर ये मानकर चलिए कितना टोटल छूट दिया है, यानी डिस्काउंट दिया। आपको मैंने क्या बताया कि 2 डिस्काउंट देगा जब, तो उस पर सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला बताएं, x + y + x y 100। इस फॉर्मूला पर आपके सामने 3 दे दिया है, तो कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, पहले 2 का हम काम कर लेते हैं, 2 को निपटा लेंगे, फिर 2 का जो भी आएगा उसको तीसरे के साथ निपटा लेंगे, ठीक। नहीं तो एक और 2 तरीका है, वो भी बताऊंगा, अब बता चुका हूँ वीडियो में। पहला सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना।
जब दो डिस्काउंट हो रहे हैं, यहाँ समतुल्य बट डिस्काउंट मतलब सब में माइनस लगा हुआ, मतलब छूट दे रहा है। अब देखिए मेरे भाई, जब दो लगातार छूट देता है ना तो उसका क्या होता है, सीधी सी अब ये कर लीजिए, माइनस में लगा हुआ रहता है तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होता है। ठीक, इतना दो को पहले हम निपटा लेते हैं। ठीक, तो हो जाएगा x का मान 30 हो जाएगा प्लस 20 माइनस 30 गुने 20/100। ठीक, ये हो जाएगा 30 20 50 और ये 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य खत्म, 3 दूना 6, 50 में से 6 गया तो बोलिएगा 44, तो -44% डिस्काउंट, यानी 44% डिस्काउंट। अब ये 44% डिस्काउंट इस दोनों पे मिल रहा है, अब एक और 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम निकाल सकते हैं ना आराम से। यानी अब 44% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, एक 10% मिल रहा है, तो क्या कीजिएगा, फिर कीजिएगा 44 प्लस 10 माइनस 44 गुने 10/100। ये माइनस लगाना है, जब दो डिस्काउंट मिलता है ना तो माइनस में आगे लगाकर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई 100 होता है। ठीक ना, नहीं तो वो बेसिक जो है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100 है ना, उस पर भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस साइन हमें माइनस के जगह माइनस रखना, प्लस के जगह प्लस, वही दो माइनस हो जाता है तो माइनस कॉमन लेकर इतना लिखते हैं। ठीक है ना, अब देखो क्या होगा, 44 10 54, ये हो जाएगा 4.4 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 शून्य 1 शून्य कटेगा, 44/10 4.4, तो 54 माइनस 4.4 करिएगा तो कितना होगा, बोलिएगा 49.6 हो जाएगा, 49.6। ठीक है ना, 49.6% का डिस्काउंट मिलेगा मेरे भाई। ठीक है ना, इसका आंसर यही होगा 49.6। अब बोलिएगा 3 था तो इस तरीके से बनाया, 4 रहता तो फिर आगे एक निकाल लेते, पहले इसको 2 को निकालते, फिर इसको 2 को निकालते, फिर दोनों को कर देते। ठीक है ना, नहीं तो एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा। आपको मैंने क्या बताया था, कोई भी डिस्काउंट देगा ना तो देखिए क्या करना है, 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई इंटू 100 प्लस माइनस Z/100 से डिवाइड करना। 100 के कितना पावर से, 100 के जितना बार डिस्काउंट देगा उससे एक 100 के पावर से डिवाइड मारना। जैसे 3 डिस्काउंट दे रहा है ना तो 100 के पावर 2 से डिस्काउंट डिवाइड मारेंगे, 100 के पावर 2 या तो फिर 2 बार 100 से गुना कर दीजिए बस। ठीक, अब इस पे लगाइए, देखिए 2 छूट देगा तो एक्स वाई का यूज करेंगे, 3 छूट देगा जेड का यूज करेंगे, 4 छूट का दे देगा तो जेड के जगह जेड के बाद कोई और के मान लेना है, 100 प्लस माइनस के, बट 4 बार डिस्काउंट देगा तो 3 बार 100 से डिवाइड मारना। ठीक, अब देखो इस पर बना रहे हैं, डिस्काउंट दे रहा है ना तो माइनस होगा, यहाँ डिस्काउंट पूछ रहा है तो 100 माइनस 30 हो जाएगा 70 इंटू 100 माइनस 20 हो जाएगा 80 इंटू 100 माइनस 10 हो जाएगा 90/100 इंटू 100। ठीक, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य फिर 1 शून्य 1 शून्य, अब कितना हो जाएगा, 56 गुने 9 करेंगे बटे 10 करेंगे तो हो जाएगा 9 छक्के 54 के 4 बाकी 5 9 5 45 5 50 बटे 10, तो हो जाएगा कितना 50.4। ये 50.4 आया है मेरे भाई, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। सक्सेसिव डिस्काउंट में जितना आएगा उतना डिस्काउंट होगा, लेकिन इस तरीके का जब भी तुम फार्मूला यूज करके आप लगाइएगा ना तो 100 से कंपैरिजन करना है कि 100 से कितना ज़्यादा है तो उतना परसेंट बढ़ेगा, 100 से जितना कम है उतना परसेंट घटेगा, मतलब उतना परसेंट डिस्काउंट होगा। तो 100 से कितना कम है, बोलिएगा 49.6, तो 49.6% जो है ना वो कमी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर याद रखिएगा जो भी रिजल्टेंट आएगा 100 से कंपैरिजन करना, 100 से बढ़ रहा है तो उतना परसेंट बढ़ेगा, 100 से घट रहा है तो उतना परसेंट घटेगा। तो कितना घट रहा है यहाँ पर 49.6% कम है, तो 49.6% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना, देखिए 2 तरीका बता दिए, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। ठीक, मेरे भाई
49 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये सेम 48 नंबर जैसा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को देने का मेरा पर्पस है कुछ सिखाना है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन जो भी आप देख रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में, हर एक क्वेश्चन को सिखाने का मकसद कुछ ना कुछ रहता है मुझे, तभी जाकर देते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे ही कोई क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा निम्न में से कौन सा कार्मिक बट्टा जो है ना ग्राहक के लिए लाभदायक है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ग्राहक के लिए लाभदायक है। ग्राहक के लिए एक मतलब कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले ग्राहक को उतना फ़ायदा होगा ग्राहक के लिए। और यदि दुकानदार के लिए लाभदायक बोलता तो कम से कम छूट दुकानदार देता, तब उसको फ़ायदा होता है कि नहीं। लेकिन बोल रहा है फिलहाल ग्राहक के लिए लाभदायक है का मतलब है जितना ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले। और इस 4 तरह के छूट दिया है। एक पर दिया है आपको 20%, फिर 30% दिया और 12% दिया। दूसरे पर दिया 24%, 28% और 10%, ठीक है ना। और तीसरे पे 18%, 30%, 14%, इसी तरीके से चौथे में कुछ भी दिया है। तो देखिए अब परसेंटेज निकालिएगा छूट का कितना निकला है, और सबसे ज़्यादा जिसमें परसेंटेज छूट आएगा वो ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप इतना आप निकालते रहिएगा, हर एक ऑप्शन का 3-3% छूट, तो टाइम लग जाएगा। देखिए इसमें एग्जामिनर जब भी देता है ना, कुछ आपसे पूछना चाहता है, आपका कुछ चेक करना चाहता है, तो ऐसे ही नहीं देता। कुछ उसको पूछे, वो चाहता है कि आप कैलकुलेशन करने से बचें, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में ये चारों परसेंटेज में छूट दे रखा है। पहले इन सभी का परसेंटेज देखिए टोटल कितना दे रहा है। बोलिएगा 20% यहाँ, 30% यहाँ, तो टोटल 12% यहाँ, टोटल 62% छूट दे रहा है, ठीक। यहाँ बोलिएगा टोटल 62% नहीं दे रहा, टोटल 62% हो रहा, ठीक है ना। अब यहाँ 24, 28, 10, यहाँ भी 62 दे रहा हो रहा, 62% छूट नहीं दे रहा, याद रखिएगा। इन परसेंटेज को जोड़कर सिर्फ हम लिख रहे हैं, ये भी 62% हो जाएगा और ये भी 62%। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए ना इतना सारा परसेंटेज में छूट दे तो पहले देखिए उन सभी परसेंटेज का योग कितना हो रहा। सभी का योग सेम होगा। एग्जाम में भी देगा जनरली सेम वाला ही देगा। बोले ना एग्जामिनर कुछ ना कुछ सोच कर देता है क्वेश्चन। तो आप 62% सब में दे रहे हैं, तो आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा छूट देखना है ना। तो देखिए इन सभी सभी ऑप्शन के पहले वाले परसेंटेज को पकड़िए, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ना उसी में सबसे ज़्यादा छूट देगा। जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज छूट दे रहा उसी में सबसे ज़्यादा छूट देगा ग्राहक को, तो ग्राहक के लिए वो फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें बोलिएगा पहला स्टेप देखते हैं, पहला परसेंटेज का वैल्यू किसमें सबसे ज़्यादा है, तो बोलिएगा ऑप्शन 4 में है और पहला जो है 27% यहाँ छूट दे रहा। तो ये जो है ना सबसे ज़्यादा छूट देगा, चाहे बाद में कुछ भी रहे, ये मत देखना, पहला स्टेप देख लेना सबका पहला परसेंटेज कितना ज़्यादा है, सबका सबसे ज़्यादा किस में है। और पहला स्टेप तो होना चाहिए, जोड़ना है परसेंटेज का, सबका बराबर आएगा तो ये करना है, ठीक है ना, ये प्रक्रिया जो बताएं। तो सबसे ज़्यादा छूट इसमें होगा मेरे भाई, सबसे ज़्यादा छूट, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा छूट होगा तो जो खरीदने वाला है ग्राहक उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन यही उस सबसे ज़्यादा इसमें छूट होगा, उसके बाद किस में होगा, तो बोलिएगा इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2 में। फिर उसके बाद किस में होगा, 20% वाले में ऑप्शन नंबर 1 में। फिर सबसे कम जो है छूट जो है इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 में। ये सबसे कम छूट होगा तो ये दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद होगा, है कि नहीं, क्योंकि सबसे कम छूट दे रहा तो दुकानदार को फ़ायदा होगा, वो जितना से कम चाहे छूट दे। तो कभी हो सकता है ये भी पूछ दे आपसे कि दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद कौन है, तो दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद सबसे ज़्यादा ये होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर 3 में सबसे कम छूट दे रहा। आप बोलिएगा कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि भाई ये बता दो, ठीक है 27% है इसमें, और इसमें भी रहता, इसमें भी रहता, इसमें भी रहता सेम,
तो मेरे भाई ये सेम रहता तो हमको पता नहीं लग पाता क्या है। फिर अब ये परसेंटेज छोड़ देते, फिर अगला का देखते किस में ज़्यादा है। जिसमें ज़्यादा रहता उसमें सबसे ज़्यादा छूट होता, ये भी बराबर रहता तो अगला तो फिर मजबूरन सबको बराबर ही होना पड़ेगा ना। तो ये यदि बराबर रहेगा तो फिर अगला स्टेप देखना है, ठीक है ना। जिसमें ज़्यादा परसेंटेज रहेगा छूट वही सबसे ज़्यादा छूट देगा, और वो ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद होगा, ठीक है ना। और दुकानदार के लिए सबसे फायदेमंद कब होगा, जब सबसे कम छूट देगा। और सबसे कम किस में छूट देगा, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है ना। इस तरीके से करना है। और जो पिछले 48 नंबर में बताएं छूट निकालने का प्रक्रिया, वो नहीं करना है, पहले ये चेक कर लेना, ठीक है ना। नहीं तो फिर वो तो अपना मेथड जिंदाबाद है ही है ना, ठीक है ना। भाई एक और क्वेश्चन है, और हम लोग हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। अब बोल रहा, एक दुकानदार जो है अपने वस्तु पर 1500 रुपये अंकित करता है, ठीक। वह उस पर जो है 2 क्रमिक बट्टे देता है, मतलब 2 डिस्काउंट देता है, ठीक। पहला डिस्काउंट जो है वो 20% है, और दूसरा डिस्काउंट पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत दे ताकि वस्तु का विक्रय मूल्य जो है ना वो 840 रुपया हो जाए। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही पूछता है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ और इसमें बताएंगे हम आपको। देखिए कोई दुकानदार अपने वस्तु पर जो है ना 1500 रुपये अंकित करता है, मार्क प्राइस क्या करता है बोलिएगा 1500 इसका हो जाएगा, ठीक। और उस पर 2 क्रमिक बट्टा देता है। पहला बट्टा जो है ना वो 20% देता है, तो इसका 20% इस पर डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे 80/100 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना। तो बोलिएगा 1200 रुपये आएगा, ठीक ना। 20% बट्टा देने के बाद 1200 रुपये आता है। अब जो दूसरा बट्टा कितना दे ताकि वस्तु का विक्रय मूल्य जो है ना वो 840 रुपया हो जाए, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य 840 रुपया हो जाए। अब इस पर कितना बट्टा दे, यानी कितना छूट दे ताकि वो 840 रुपया हो जाए। तो आप परसेंटेज छूट निकालने का पता ही है, कैसे निकालते हैं। पहले इसका डिफरेंस लेते हैं तो हो जाएगा 360, और डिस्काउंट के बात कर रहा है ना छूट का, तो बड़ा वैल्यू नीचे लेंगे ना 1200 इंटू 100 कर देंगे, ठीक। अब देखिए काट देंगे इसको, 12 36, 30 बार में, तो हो जाएगा 30% डिस्काउंट देगा। दूसरा जो है ना दूसरा बट्टा जो होगा वो 30% होगा, ठीक। और यदि ये तो समझ आ ही गया होगा। एक और तरीका बता देते हैं। देखिए मैं आपको यदि बोलता हूँ कोई संख्या 50 है, ठीक है ना, इस पर X% छूट देना है, तो क्या कीजिएगा, या X% बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली होता क्या है 50% बढ़ाना है तो 50 + 50 का ही X% करते हैं ना, यही तो करते हैं। या 50 घटाना होता है तो 50 - 50 का X% कर देते हैं। तो हम 50 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होता है 1 ± X/100, यानी X% छूट दीजिएगा तो माइनस का साइन, बढ़ा कर लिखिएगा तो प्लस का साइन, बस यही होता है। उसमें से भी यही यहाँ पर यही जो है ना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और लास्ट में 840 के बराबर कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए पहला जो 1500 मार्क प्राइस रखा ना, इस पर 20% छूट दे रहा, मतलब 80/100 दे रहा हूँ। अब कितना परसेंट छूट दे दूसरा बट्टा ताकि विक्रय मूल्य 840 रुपया हो जाए, तो इस पर कितना परसेंट छूट देता है, मान लो 1 - X/100 मान लेते हैं, इतना परसेंट छूट दे रहा, बस वही किए हैं, कॉमन ले लिए ये, ठीक है ना। बराबर जो है इतना छूट देने के बाद 840 रुपये विक्रय मूल्य हो जाता। आप यहाँ से x का मान निकालिएगा कैलकुलेशन करके, तो भी जो है ना 30% आएगा, ठीक। सेम चीज़, ये चीज़ आप याद रखिए, कभी कभी काम पड़ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, ठीक। मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और ये 51 नंबर क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन आप अक्सर देखते होंगे। देखिए क्वेश्चन है कि एक दुकानदार जो है ना
वो वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है। साथ ही 15 वस्तु की खरीद पर जो है ना एक वस्तु फ्री में देता है, फोकट में नहीं, मुफ्त में देता है। फिर भी उसको 35% का लाभ होता है। ठीक, तो पूछ रहा वस्तु का अंकित मूल्य जो है ना वो लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, वो अंकित मूल्य कितना किया अधिक। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखते होंगे कि 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु या 2 वस्तु मुफ्त में देता है या उसके बदले टॉफी भी एक देता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन को देखिए करने का वही तरीका हम लोग का बेसिक है जो अपना अंडरस्टैंडिंग काम करना चाहिए, उसको अब देखें यूज करेंगे हम यहाँ। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई, मान लेते हैं अंकित मूल्य जो है ना 100 मान लेते हैं, ठीक, अंकित मूल्य जो है 100 मान लेते हैं, अंकित मूल्य 100, ठीक ना। अब देखिए 4% की छूट देता है अंकित मूल्य पर, तो यानी वो कितना में देता है 100 के वस्तु, तो बोलिएगा 96 रुपया में देता है 4% की छूट के साथ, 96 रुपया में, ठीक, 4% की छूट लिख देते हैं, ठीक। अब बोल रहा 15 वस्तु की खरीद पर जो है ना एक वस्तु मुफ्त में देता है, यानी 15 वस्तु प्लस एक वस्तु, टोटल 16 वस्तु। मेरे भाई लिख देता हूं मैं 15 + 1 वस्तु की कीमत, इसलिए 15 + 1 लिखें ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो, ठीक है ना। 15 + 1 वस्तु की कीमत क्या हो जाएगा, आप बोलिए, यानी 16 वस्तु की कीमत कितना होगा, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा 16 गुने छूट पर देता है 4% छूट के साथ, यानी एक वस्तु की कीमत 96 है, तो 16 गुने 96 कीजिएगा। ये बिल्कुल भी इतना नहीं करना मेरे भाई, ये गलत है। 15 वस्तु के ही दाम लेगा दुकानदार, एगो तो फ्री में दे ही रहा, तो हम 15 वस्तु का कीमत और उसके बाद इस ऐसा वस्तु जो है ना 96 रुपये में एक वस्तु देता, तो 15 वस्तु, तो 15 गुने 96 कर देंगे, 15 गुने 96, यानी ये 16 वस्तु का कीमत जो है ना वो कितना है, 15 गुने 96 रुपया ही लेगा, इतना ही रुपया लेगा। तो एक वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा, एक वस्तु का कीमत, एक वस्तु की कीमत बोलिएगा काट देंगे 16 गुने 6, 90 हो जाएगा, 90 रुपया, ठीक। ये समझ में आया। 16 वस्तु की कीमत जो है ना, 16 वस्तु की 15 तो लेता है 15 का पैसा, लेकिन एगो छूट भी दे देता है, यानी टोटल 16 वस्तु देता है, और रुपया कितना लेता है, 15 वस्तु का ही लेता है। और किस रेट से लेता है, 96 रुपये पर वस्तु की रेट से लेता है, 4% छूट यहाँ देता ही है। तो 16 वस्तु की कीमत, 15 वस्तु की कीमत इंटू 96, जितना एक वस्तु की कीमत 96 है, तो उतना हो गया। उसके बाद एक वस्तु की कीमत हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 रुपया। उसके बाद फिर 90 रुपया यहाँ आ गया। अब क्या बोल रहा है, फिर भी उसको मेरे भाई कितना होता है, 35% लाभ होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 35% लाभ होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 90 रुपया में एक वस्तु की कीमत 90 रुपया होता है ना, तो 90 रुपया में वो देता है, तो 35% लाभ होता है, ठीक है ना। 35% का मतलब 135 होता है। चलो यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं ऊपर में, ठीक है ना, ऊपर में लिखते हैं। ये मार्कर जो है खत्म हो गया। देखिए एक, यानी 90 रुपया में वो देता है मेरे भाई, 90 रुपया में वो वस्तु बेचता है, फिर भी उसको है ना 35% लाभ होता है, मतलब 135 रुपया उसको प्राप्त होता है। सॉरी 35% का मतलब 135। तो अब यहाँ से 100% का मान निकाल लेंगे, तो 100% बराबर हो जाएगा 90 बटे, नहीं
100, हाँ सॉरी, 100 रुपये निकालें, मार्क प्राइस निकाल लेंगे। तो 100 बराबर क्या होगा, तो 100 बराबर हो जाएगा 135/90 इंटू 100। हमको निकालना क्या, MP निकालना, मार्क प्राइस ने। तो 1 0 खत्म, 9 एकम 9, 9 5 45, 150 हो जाएगा। 150 क्या आया, ये 100 बराबर आया। 100 क्या माने थे, तो बोलिएगा MP माने थे, ठीक है ना। MP आया 150, MP माने थे 100, लेकिन वो आया कितना, 150। वही पूछ रहा अंकित मूल्य, यानी ये 100 जो है ना, लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो लागत, ये अंकित मूल्य कितना आ गया आपका, 150 आ गया ना, 100 बराबर 150 आया ना। तो लागत मूल्य से कितना % अधिक, तो लागत मूल्य हमेशा 100 होता है ना, तो 100 से कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा, बोलिएगा 50% अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, यहाँ पर समझने वाला बात था, ठीक है ना। यही दिक्कत होता है लड़का का। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना मेरे भाई। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, और ये क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इससे पहले 51 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्काउंट का लास्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लिया। अब हम सिंपल इंटरेस्ट में एंट्री कर चुके हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ठीक। तो देखिए, इस सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताएंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही सबसे अर्थमेटिक में इजी टॉपिक है ना, तो मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट है। इससे हल्का कोई टॉपिक अर्थमेटिक में नहीं है। देखिए, बोल रहा है कि कोई धन जो है ना 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित समय में जो है ना मिश्रधन जो है मूलधन का 5/2 गुना होता है। तो वह समय पूछ रहा है क्या है, 5/2 टाइम्स हो जाता है कोई धन। मेरे भाई मिश्रधन जो है मूलधन का 5/2 गुना होता है। हम पहले इसको हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं वो लिख लेते हैं। मिश्रधन को किस चीज़ से डिनोट करते हैं मेरे भाई, बोलिएगा A से डिनोट करते हैं, ठीक। मूलधन को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, बोलिएगा P से डिनोट करते हैं। बाकी रेट पते हैं R से, और टाइम को T से डिनोट करते हैं, बस इतना। N जो है ना, N कितना टाइम्स हो जाता है, कितना गुना होता है, वही लिखते हैं, कितना गुना होता है, ठीक। देखो, तो पूछ रहा है आपसे समय। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू R इंटू T/100 होता है, इतना बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, इतना रखना है। देखो पूरे कैसे कंप्लीट करें। बोल रहा है मिश्रधन जो है ना मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर समझो, मिश्रधन A, मूलधन P है। पहले P लिख लो मूलधन, उसके बाद मिश्रधन A। मूलधन का 5/2 गुना होता है मिश्रधन, यानी मूलधन मान लेते हैं जब 2 हम होगा तो मिश्रधन कितना होगा, बोलिएगा 5 होगा। वही तो पूछ रहा, बोल रहा मिश्रधन जो होता है ना, ये मूलधन का 5/2 गुना होता है। तो मूलधन हम 2 मान लेंगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो इसका 5/2 तो 5 होगा। अब देखो मेरे भाई, प्रिंसिपल पहले 2 था, अब अमाउंट जो है ना वो हो गया कितना, 5 हो गया। तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो बोलिएगा इंटरेस्ट, यही अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस को तो यही इंटरेस्ट हम बोलते हैं। तो बोलिएगा 3 इंटरेस्ट है। बस आपके पास प्रिंसिपल मिल गया, अमाउंट मिल गया, और इंटरेस्ट आपके पास मिल गया। तो इस फार्मूला से हम नहीं निकाल सकते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट कितना आ गया, 3 मिल गया, 3 लिख देंगे इंटरेस्ट के जगह, ठीक, बराबर। प्रिंसिपल हमको माने हैं कितना, 2 माने, तो 2 मान लेंगे। और पूछ क्या रहा है, रेट दिया हुआ मेरे भाई 15%, तो 15 लिख देंगे। टाइम पूछ रहा है तो टाइम लिख देंगे बटे 100, ठीक। तो यहाँ से आप काटिएगा, T बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15,
5 दूना 10, 10 10 100, 10 ईयर हो जाएगा। ठीक, 10 ईयर्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर 10 ईयर। अब देखो यहाँ पर कुछ सिखाना है हमको, ठीक है ना। आपको सीखना क्या है, जो काम देगा आगे यहाँ पर भी देगा, सिंपल इंटरेस्ट में भी, कंपाउंड इंटरेस्ट में खास करके बहुत ज़्यादा काम देगा मेरे भाई। ये जो है 5/2 गुना हो जाता है। देखो असल में जो है ना अमाउंट और प्रिंसिपल का जो हम रेशियो निकालते हैं ना, या इसका फ्रैक्शन में, यही तो मेरे भाई जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, A/P को हम कोई मान लिया जाए प्रिंसिपल 2 था और अमाउंट 5 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से 5/2 लिख सकते हैं ना। ये कितना अमाउंट, यही तो कितना गुना हो रहा है ना, कितना गुना हो रहा है। प्रिंसिपल 2 था, अमाउंट 5 हो गया, तो कितना गुना हो रहा, बोलिए 2.5 गुना हो रहा। यानी यही A/P को हम n से डिनोट कर सकते हैं। n मतलब कितना गुना हो रहा, ये n जो है ना आपको बताएगा कितना गुना हो रहा। बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही सिखाने का मेरा पर्पस था, ठीक ना। कि A/P को हम n भी लिख सकते हैं मेरे भाई, n भी लिख सकते हैं, n कितना गुना हो रहा है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये काम देगा आगे, ठीक है ना। बाकी इसका आंसर ये है, समझ आ गया होगा मेरे भाई। एक और क्वेश्चन है, ये भी ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। देखिए बोल रहा है कि कोई धन जो है ना साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से ब्याज जो है ना इंटरेस्ट मूलधन का यानी प्रिंसिपल का 3/5 हो जाता है, ठीक। तो आपसे दर पूछ रहा है क्या होगा, यदि कुल समय जो है 5 वर्ष हो, टाइम भी दिया हुआ इस बार, लेकिन दर पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, टाइम पूछ रहा था। और पिछले क्वेश्चन में जो है जो मूलधन जो है ना, वो मूलधन का 5/2 टाइम्स बोल रहा था। इसमें थोड़ा सा बोल रहा है कि ब्याज जो है इस बार मूलधन का 3/5 है। देखिए इस बार भी वही मेथड आप अप्लाई कीजिएगा तो बन जाएगा। इस बार थोड़ा सा हट कर देते हैं। देखिए बोल रहा मूलधन और ब्याज का कंपैरिजन है ना यहाँ, तो यहाँ पर देखिए मूलधन प्रिंसिपल P लिखते हैं, इंटरेस्ट को I से लिखते हैं। ये 3/5 का मतलब क्या हो जाएगा, परसेंटेज में व्यक्त करेंगे तो बोलिएगा 60% है कि नहीं, 60% हो जाएगा। ये आप बोल रहा है कि ब्याज जो है ना मूलधन का 60% हो जा रहा है, 3/5 का मतलब 60%, मूलधन का 60% हो जाएगा। मूलधन मान लेते हैं 100 मानते हैं, तो ब्याज कितना हो जाएगा, बोलिएगा 60 हो जाएगा। बस अब क्या, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर P × R × T/100। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट कितना 60 लिख दीजिए, बराबर P का मान 100 है, इंटू R आपसे पूछ रहा है, टाइम आपको दिया है 5 ईयर्स बटे 100। तो आप यहाँ से R का मान मेरे भाई निकाल लीजिएगा, तो हो जाएगा 100 कैंसिल, ये 12 बार में कट जाएगा, तो R बराबर जो है ना वो 12 वर्ष हो जाएगा, ठीक। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप बोलिएगा नहीं पिछले मेथड की तरह भी करेंगे, तो कोई बात नहीं। देखिए मूलधन का 3/5 हो जाता है ब्याज, मूलधन मान लेते हैं 5, मूलधन मेरे भाई 5 मान लेते हैं, तो ब्याज कितना हो जाएगा, बोलिएगा ब्याज 3 हो जाएगा। ब्याज 3 होगा, आप इंटरेस्ट के जगह 3 बैठा दीजिए, प्रिंसिपल के जगह जो है 5 बैठा दीजिए, वही कहानी। फाइनली ये भी आ रहा है 5:3 रेशियो में बात करें तो 5:3 ही आ रहा है, ठीक। सेम जैसे मन है वैसे कीजिए। और आपसे अमाउंट पूछे तो कितना हो जाएगा, अमाउंट बोलिएगा 160 हो जाएगा इसमें, और इसमें अमाउंट 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 54 नंबर बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, और सिंपल इंटरेस्ट का। इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए और उसके बाद मैं बताता हूँ इसका एकदम बहुत ही बेजोड़ ट्रिक, ठीक है ना। बोल रहा कि कोई धन जो है ना साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 7 वर्ष में दोगुना हो जाता है, उसी दर पर यह कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा है।
देखिए इस क्वेश्चन को आप फार्मूला पर लगाइएगा तो बन जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है ना। लेकिन देखते हैं फार्मूला पर लगाकर कितना समय लगता है, और हम जो ट्रिक आपको देने वाले हैं ना उसमें कितना समय लगता है। आप देखिएगा ट्रिक थोड़ा देर में आपके सामने बोर्ड पर लिखा आएगा, ठीक मेरे भाई। अब वो फार्मूला क्या है आपके सामने है, लेकिन देखिए कंडीशन क्या है। इस तरीके का क्वेश्चन में बोला कि कोई धन जो है ना साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से T1 वर्ष का मिश्रधन जो है ना मूलधन का N1 गुना होता है, ठीक। और उसी दर पर T2 वर्ष का मिश्रधन जो है ना मूलधन का N2 गुना होता है। और जब ध्यान रहे एक बात कि जब दर जो है ना रेट जो है ना दोनों में बराबर हो। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर, फिर आगे बोला उसी दर पर, यानी दर सेम है, रेट सेम है, बराबर है। तो इस कंडीशन में इस तरीके का क्वेश्चन में आपको ये फार्मूला याद रखना है, और इस फार्मूला के माध्यम से एकदम चुटकियों में सवाल को बना दोगे। देखो क्या है इसका फार्मूला, T1/T2 बराबर N1 - 1 N2 - 1 कर देना, ठीक है। N1 पता है कितना गुना हो जाता है पहला, N2 दूसरा बार कितना गुना हो जाता है, T1 और T2 आपको जो भी है उसका वैल्यू रख देना। अब इस क्वेश्चन में देखिए कैसे बनाते हैं। T1/T2, T1 कितना है 7 है, T1/T2 लिख देते हैं पहले बराबर N1 - 1 N2 - 1, ठीक। अब देखो T1 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, बोलिएगा 7 हो जाएगा, बटे T2 पूछ रहा है क्या कितने वर्षों में, पता नहीं है T2 का मान, तो T2 ही लिख देते हैं। T2 बराबर N1 पहला बार कितना गुना हो जाता है 2 गुना, तब N जो है ना N कितना गुना हो जाता है, N यहाँ पर लिख दीजिएगा N कितना गुना हो जाता है, ठीक है ना, कितना गुना हो जाता है, ठीक। तो N1 का मान कितना हो जाएगा 2 -1 हो जाएगा, ठीक, बटे N2 कितना 4 गुना, तो 4 N2 के जगह लिख देंगे -1। अब देखिए इसको करेंगे 7/T2 बराबर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ना। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, बोलिएगा 21 साल हो जाएगा, 21 ईयर्स, ठीक। उम्मीद करते हैं ये ट्रिक जो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस ट्रिक को हर एक स्टूडेंट के बीच में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, ताकि वो भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को विदिन 10 सेकेंड में कर दे, ठीक है ना। देखो मेरे भाई आप इसको जो है ना आप बेसिक मेथड से भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेसिक मेथड में थोड़ा सा समय लग जाएगा, और इस तरीके का क्वेश्चन देता है तो ऐसे कर देना, ठीक है ना, और ऐसा ही देता है, ठीक। भाई 55 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 54 नंबर क्वेश्चन की तरह है, लेकिन उसमें क्या था ना टाइम आपसे निकालने के लिए बोल रहा था और रेट बराबर था, ठीक है ना। इसमें उल्टा पूछ रहा है, इसमें आपसे रेट ही पूछेगा और टाइम जो है ना दोनों का बराबर होगा। पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना, कि कोई धन जो है एक निश्चित समय में है ना 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर मिश्रधन जो है मूलधन का 3 गुना होता है, और उतना ही समय में, निश्चित समय में उतना ही समय में, यानी समय बराबर है, उतना ही समय में हुआ धन जो है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 5 गुना हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि रेट जो है सेम है और टाइम T1 और T2 के बीच रिलेशन पढ़े थे। इस नोट में पढ़िए, इस देखिए इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आया ना इसको आप ट्रिक के माध्यम से लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले इसका ट्रिक लिख देंगे कि जब कोई धन जो है ना एक निश्चित समय में R1% साधारण ब्याज की दर पर, R1% साधारण ब्याज की दर पर जो है ना मिश्रधन जो मेरे भाई मूलधन का N1 गुना होता है, ठीक। जबकि उतना ही समय में R2% की दर से मिश्रधन जो है मूलधन का N2 गुना होता है, और इस बार समय बराबर है, यहाँ नहीं भी ब्रैकेट में लिखते हैं तो यहाँ बोल रहा है निश्चित समय में, फिर उतना ही समय में, मतलब समय सेम है। अब देखो इसके बीच रिलेशन निकालना है, R1 और R2 के बीच का रिलेशन, तो R1 और R2 के बीच का रिलेशन मेरे भाई बस वही हो जाएगा जो पिछले 54 नंबर क्वेश्चन में हम T1 और T2 के बीच रिलेशन स्थापित किए थे। तो R1/R2 बराबर हो जाएगा N1 - 1
N2 माइनस 1। ठीक, बस यही और कुछ नहीं, सिर्फ R1 R2 T1 T2 के जगह आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को आप सोल्व कैसे कीजिएगा, तो देखिए ये फार्मूला लगाएंगे R1 बाई R2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। अब यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना होगा, बोलिएगा 10% है। R2 का वैल्यू कहीं है, R2 नहीं है, R2 ही पूछ रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो R2 ही लिख देंगे यहाँ मेरे भाई बराबर। अब N1 पहला बार कितना गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है, तो करेंगे 3 माइनस 1 बटे N2 दूसरा बार कितना गुना हो जाता है, बोलिएगा 5 गुना हो जाता है, तो 5 माइनस 1 करिएगा, तो ये हो जाएगा मेरे 3 माइनस 1 2 बटे 4 हो जाएगा मेरे भाई। तो इसको काटिएगा, 2 दूना 4, नीचे में 2 आया, 2 इंटू 10 करेंगे तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 20%। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन जो बताए हैं वो क्लियर हो गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। और इस तरीके का क्वेश्चन मेरे भाई जब भी आएगा तो ऐसे करना है। ठीक है ना, यदि आप करते हैं बेसिक मेथड तो ही बनेगा नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा समय लग जाएगा और हमको समय ही बचाना। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या है ना, टाइम लग जाता है, लेकिन कुछ यदि इसके साथ हम ट्रिक के माध्यम से करते हैं तो आसान हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं, लेकिन इस वीडियो को आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि शेयर कीजिएगा स्टडी ग्रुप में, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, लाभ उठा सके, और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। ठीक है ना।